नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में 2 दिन बाद फिर से बड़े मामले, पिछले 24 घंटे में 72,000 नए मरीज। कोरोना वायरस के आंकड़ों में होने वाली दैनिक बढ़ोतरी में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी गई थी। हालांकि आज संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखी गई है। कल 61,000 से करीब कोरोना मामले सामने आए थे, वहीं आज इसमें 10,000 के करीब की वृद्धि देखी गई है। दूसरी तरफ भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख को पार कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 72,049 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान कोविड-19 के चलते 986 लोगों की मौतें हुई है। कल के मुकाबले मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई। कल 804 लोगों की कोरोना वायरस से मौतें हुई थी। आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में कुल 67,57,132 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 57,44,694 है, जो अस्पताल से इलाज के बाद घर लौटे हैं। वहीं वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 9,07,883 पहुंच चुकी है। कोरोना के चलते अब तक देश में 1,04,555 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके अलावा सक्रिय मामलों में कमी और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। गाय बांधने को लेकर हुए विवाद में रायगंज के एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या। रायगंज थाना अंतर्गत रामपुर ग्राम पंचायत के उत्तर रामपुर गांव में उस समय उत्तेजना का माहौल देखा गया जब पता चला कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या हुई है। वहां 60 वर्ष के थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर रामपुर गांव के निवासी मोहम्मद हुसैन और एसआर के बीच काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह मोहम्मद हुसैन अपनी गाय बांधने के लिए अपनी जमीन में गया था, लेकिन एसआर ने इसका जोरदार तरीके से विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद वहां गाय को छोड़कर अपने घर आ गए थे, लेकिन आरोप है कि एसआर के परिवार वालों ने उसको उनके घर से बुलाकर ले गए और एक गड्ढे में गिरा दिया। वहां पर उन्होंने लकड़ के डंडे से और लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। बचाने के लिए 2 लोग आगे आए तो उन्हें भी एसआर के परिवार वालों के द्वारा पीटना शुरू कर दिया गया। गंभीर रूप में घायल तीनों को बाद में स्थानीय लोगों ने रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद हुसैन को मृत घोषित कर दिया। रायगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। মানে কি সকালে হয়েছিল একবার ঝগড়া, সকাল 6টার দিকে একবার ঝগড়া হয়েছে ওই আমাদের ওই পড়োশির সঙ্গে। আমরা তার আমার দাদা বলি তার একটা গরু ছিল আর নাইন, যেটা গরুকে ছানি খিলাই, ওটা ছিল বাঁধা আমাদের জমিতে, না আমাদের জমিতে। তারপরে ওই আলটাতে ছিল, তারপর বললো সকালে আমাকে হটাই নিতে, আমরা হটাই নিয়েছি। তারপরে আমাদের জমিতে রাখছি। তারপরে আবার সকালে আসলো, তারপর আমি চলে গেলাম হাটে। তারপরে বাবা ছিল, বাবাকে বললো বাড়ি থেকে নিয়ে গেল, বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে। তারপরে বাবাকে বলছে যে নাইনটা সরা, তো বাবা বলছে সরাই তো নিয়েছি। তারপরে আমাদের পড়োশি ছিল, বাবাকে ধাক্কা দিয়ে গর্ততে ফেলে দিয়েছে। তারপরে ওখান থেকে মারছে বাবা। ওই যে জমির গন্ডগোলে মারপিট, বাড়ি থেকে ওরকম ডাইকে হঠাৎ মেরেছে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারছে? জি। কখন হলো ঘটনাটা? 10টার দিকে। 10টা দিয়েছে, পড়োশি মেরেছে আইলে এলে। ওটা এসাহাক লালু, মুক্তার, আলাম, ওরা মিলে সবাই মিলে মেরেছে ওর ছেলে। ওদের জমিটা আইলটাও লেগে। কতখানি জমি? ওই যে বাড়ি বসত একটু ই থেয়েছিল, নাইনটা গরু কইছে যে এটা গরু আমার দিকে আছে, আমরা টাইনে লেছি, তার ভিতরে কইছে না এখানে আমরা রাখবো না। মানে গরুটাকে টানাটানে নিয়ে গন্ডগোল? যে তোমরা আমার দিকে বেঁধে দিয়েছো। আমাদের জমিতে তো টাইনে বানিয়ে দেয়। মানে কি করছিল বলে? ও তো ওটাই কয়জনকে মারধর করেছে? আমাদের সব বাড়ির ফ্যামিলিকে মেরেছে। সবাইকে মেরেছে? হ্যাঁ। কতজন হলো? আমার এখন 2 জন ভর্তি আছে। একজন তো মরে গেছে, আরও তো এখন ভর্তি আছে 3 জন। আমার বাড়িতে তো আমাকে পিটেছে, যাকে পেয়েছে পিটেছে। ওরা সেম ফ্যামিলি সব যুক্ত করে এসে মেরেছে। আমরা এমনি মুখে বলি করছো না। ওরা ওই হাইসা কায়দা ফারসা যা পেয়েছে হাতের মাথায় সেই লেসা মেরেছে। আমার শ্বশুর টশুর কেউ নাই তো, আর পাড়া 2টাই পড়োশি আমার ওরকম মিলে মেরেছে। ওদের নামে থানায় অভিযোগ করছেন? এটা তো বলতে পারি না দাদা, আমি ওটা আছে আমার গার্জিয়ান আরও দেওয়ার বেলা। बिहार में भाजपा 121, जेडीयू 115 और मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
भाजपा ने जारी की 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही उपभोग के बीच भाजपा और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और इसमें हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। ऐलान नहीं किया गया था। जेडीयू को 122 सीटें दी गई है। हम पार्टी को इसमें 7 सीटें दी गई है। भाजपा के खाते में 121 सीटें और वीआईपी को इन्हीं सीटों में से हिस्सा दिया जाएगा। ये सभी नाम उन सीटों के लिए है जहां पहले चरण में मतदान होना है। हाल ही में भाजपा की सदस्यता लेने वाली श्रेयसी सिंह को जुमाई से टिकट दिया गया है। गया से मंत्री प्रेम कुमार और भभुआ से रिंकी पांडे भाजपा की ओर से मैदान में है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख गुरुवार 8 अक्टूबर की है। देश में रुकने का नाम नहीं ले रही है दरिंदगी। अब राजस्थान में 9 युवकों ने बंधक बनाकर 19 साल की युवती से 8 दिनों तक किया गैंगरेप। राजस्थान में गैंगरेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चूरू जिले में 19 साल की युवती को अगवा कर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप की इस वारदात में 9 युवक शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने 8 दिनों तक पीड़िता को चूरू के राजगढ़, जयपुर और सीकर के निमका थाना में बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में दिनों दिन बढ़ रही रेप की घटनाओं पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर इसे जंगल राज की स्थिति बताया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर राजगढ़ पुलिस ने विक्रम पुनिया, देवेंद्र पुनिया भाटी, राहुल, शुभम, हेमंत, मुकेश गुज्जर और 2 अन्य के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का राजगढ़ में राजकीय अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। रायगंज में मोटरसाइकिल छीनने में नाकाम रहे बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगंज के पश्चिम वीरगढ़ इलाके के रहने वाले नूर आलम नामक एक युवक बिहार स्थित अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन रायगंज थाना अंतर्गत वहीन ग्राम पंचायत के हाटमानी इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे रोक दिया और उसके पास स्थित 2500 रुपए सहित अन्य सामग्रियों को लूटने के बाद मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। जब आलम ने इसका विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने उसे गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल नूर आलम को रायगंज मेडिकल गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। রাস্তা থেকে বাড়ি মানে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম তো, যাওয়ার পথে কয়েকটা ছিনতাইবাজি ধরে গাড়িটা কারাগারি করছিল, ওই কারণে গাড়ি দিনে গুলি করে দিয়ে সে হাটমনি জায়গায় মানে যাচ্ছিলাম, 4 জন প্রথমে ধরলো, গাড়িটা আটকায় টাকা চাইলো, কী আছে দিলাম বের করে, শুধু টাকা ছিল 2500 টাকা, ওটাই দিয়েছিলাম। দেওয়ার পরে বলছে গাড়িটা দিয়ে চলে যায় এখান থেকে চুপ করে। তাহলে না যাবো না, গাড়িটা নিয়ে যাবো, কারণ আমি অনেক দূর যাবো। এই কথা বলতে বলছে কি তুই গাড়ি দিবি না মার খাবি, তাহলে মারলে মারে দাও, কিন্তু গাড়ি দেবো না। এই কথা বলতে একজন পিছন থেকে একটা পিস্তল বার করে গুলি করার চেষ্টা করলো। তো আমি পিস্তলটা ফেলে দিয়ে ভাগলাম। ভাগার পরে একজন পিছন থেকে আবার আসে, গুলি করতে ছিল। কোথায় গুলি লাগলো? পায়ের মধ্যে। আমার বাইকটা ছিল, মোটরসাইকেল? আমার মোটরসাইকেল না, আজকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম, চিনতে পারিনি। বাইক ছিল নতুন বাইক, পালসার, নাম্বারও ছিল না গাড়ির। হাটমনি এই বাসঝাটটার ওখানে। हाथरस कांड में आया नया मोड़। मृत युवती के भाई और आरोपी की कॉल डिटेल्स से आया नया मोड़। दोनों में हुई 104 बार बातचीत। हाथरस में मंगलवार को सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। मृत युवती के भाई और घटना के मुख्य आरोपी संदीप सिंह की कॉल डिटेल से पता चला है कि दोनों नंबरों पर लंबी बातचीत हुई है। 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच इन नंबरों पर 104 से अधिक कॉल्स है। कुल कॉल अवधि 5 घंटे से अधिक है। कॉल डिटेल्स में साफ है कि दोनों नंबरों पर लगातार बातचीत की गई है। मृत युवती के भाई और घटना के मुख्य आरोपी संदीप सिंह की कॉल डिटेल सामने आने के बाद इसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब युवती और आरोपी संदीप सिंह के घरों का फासला ज्यादा नहीं है तो मोबाइल के जरिए दोनों नंबरों पर इतनी बातचीत की वजह आखिर क्या है। कॉल डिटेल से यह भी स्पष्ट हुआ है कि युवती के भाई के नंबर से आरोपी संदीप सिंह के नंबर पर 62 बार और संदीप के नंबर से युवती के भाई के मोबाइल पर 42 बार कॉल की गई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस?
दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर बोला, ममता सरकार पर हमला। कहा, सिर्फ अगस्त में बंगाल में 200 रेप और 600 से अधिक अपहरण की घटनाएं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दावा किया है कि सिर्फ अगस्त महीने में बंगाल में 200 से अधिक बलात्कार और करीब 600 से अधिक अपहरण की घटनाएं सामने आई है। राज्यपाल के इस ट्वीट के बाद राजभवन और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच पश्चिम बंगाल में बलात्कार और अपहरण की घटनाओं के आंकड़ों को लेकर तलवारें खींची गई है। इस मामले में राज्य का गृह विभाग राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा दिए गए आंकड़ों की सत्यता पर सवाल उठा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से लंबे समय से उलझे राज्यपाल धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि वह दूसरी जगहों पर आग को हवा देने से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से एक दिन में सर्वाधिक 63 मौतें, 3370 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां कोरोना की रिकवरी रेट लगातार बढ़कर 88% तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी ओर मौतों के आंकड़ों में भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को तो कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 63 लोगों की मौतें हो गई। यह राज्य में अब तक का एक दिन में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा है। इसी के साथ कोरोना से बंगाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5318 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में एक बार फिर 3000 से ज्यादा यानी 3370 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,77,049 हो चुकी है, जिसमें से 27,988 एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटे में 3036 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,43,743 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.98% थी, जो सोमवार को 87.95% रही थी। पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्ड 63 मौतें हुई है, उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 16, उत्तर 24 परगना में 15 एवं हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर व मुर्शिदाबाद जिले में 4 मरीजों की मौतें हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी। शोपिया में सुगन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर।
शोपिया के सुगन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के सुगन शोपिया में मंगलवार को उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब तलाशी ले रहे जवानों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भगाने के लिए सभी रास्ते बंद करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन आतंकी फायरिंग करते रहे। देर रात तक मुठभेड़ जारी थी। अधिकारियों ने बुधवार सुबह बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कालचिनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति बने गणेश मोहाली कहा, 2021 विधानसभा चुनाव में सबको साथ लेकर तृणमूल को जिताएंगे। आज मंगलवार को तृणमूल कांग्रेसी अलीपुरद्वार जिला कमेटी की घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार कालचिनी ब्लॉक के सभापति गणेश मोहाली को बनाया गया है। इसके अलावा सह सभापति संजीव एक्का और अरुण परिहार को बनाया गया है। मोहाली के कालचिनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस का सभापति बनने से स्थानीय लोग काफी खुश है, क्योंकि गणेश मोहाली लोगों के बीच काफी लोकप्रिय नेता है। साथ ही वहां अलीपुरद्वार जिला परिषद वन भूमि कर्माध्यक्ष पद पर भी आसन है। उन्होंने कहा कि सभापति बनने से वह काफी खुश है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का गठन काल से ही वे जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने कहा कि 2021 के चुनाव में सबको साथ लेकर विधानसभा चुनाव जिताना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। आज घोषणा के अनुसार फलाकटा अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक 2 सभापतियों का परिवर्तित कर दिया गया। इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। इसके संबंध में जिला सभापति मृदुल गोस्वामी ने कहा कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि राज्य कमेटी के द्वारा जिला और ब्लॉक कमेटियों के अध्यक्ष और सचिवों का चयन किया गया है। इसके लिए पार्टी के निर्णय को सभी को मान्य होगा। जिला कमिटीটা হয়েছে সেই জেলা কমিটি আমার অপছন্দ, কারণ আমি দেখেছি এই জেলা কমিটিতে এমন অযোগ্য ব্যক্তিরা এসছে, সেই এমন যারা তাদেরকে কমিটিতে রেখেছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্বচ্ছ ব্যক্তি নয়, বরঞ্চ তাদের দলের অনেক ক্ষতি হবে। কিন্তু দল যখন চেয়েছে তাদেরকে রেখেছে, সেই কারণেই আমি এবং ব্লক কমিটি যে হয়েছে ব্লক সভাপতি সেখানেও স্বচ্ছতা নাই, সেই কারণেই আমি আমার এই পদ থেকে করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমার শরীর যতদিন সুস্থ থাকবে আমি অবশ্যই করব। দেখুন, কমিটির নাম দিয়েছে রাজ্য কমিটির পক্ষে কখনোই সম্ভব না ওই মাধবপুরে কে তৃণমূল করে, ঘঞ্চুগাঁওয়ে কে তৃণমূল করে, ঘাগড়ার কে তৃণমূল করে, কে 6 নম্বরের তৃণমূল করে, এটা রাজ্য কমিটির জানার কথা। नए नियमों के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे देश के तमाम सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स। एसओपी कर दी गई है जारी। तमाम एहतियातों व सावधानी के साथ देश भर के सिनेमाघरों, थिएटरों व मल्टीप्लेक्सेस को खोलने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे और इसमें केवल 50% लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए एसओपी की घोषणा कर दी है। थिएटरों को हर शो के बाद सैनिटाइज किया जाएगा और यहां काम करने वाले स्टाफ को हैंड ग्लोव्स, पीपीई किट और बूट उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने थिएटरों के भीतर तापमान का भी जिक्र किया और कहा कि 23 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि थिएटरों में उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के बाद 22 मार्च से देश भर में सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए ताकि संक्रमण न फैले। 6 महीने के बाद अब इन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस में जाने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी। केवल 50% लोगों को दिया जाएगा प्रवेश की अनुमति। खाली पड़ी सीटों को उचित तरीके से किया जाएगा चिन्हित। संक्रमित जोन में फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक 6 फीट की सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा। थूक फेंकने की सख्त मनाही। भीड़ भाड़ से बचने के लिए निश्चित शो टाइमिंग। टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सुविधाजनक हो। आयुष मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। आयुष 64 दवाखाने से कोरोना दूर रखने में मिलेगी मदद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए आयुष दवाओं का नया प्रोटोकॉल जारी किया। नए प्रोटोकॉल में उन विशेष दवाओं के नामों की जानकारी भी दी गई है जिन्हें कोरोना मरीजों को देने से उन्हें लाभ मिलता है। इनमें आयुष 64 को सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है। नई गाइडलाइंस में पहली बार कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है। ऐसे लोगों के लिए भी आयुष 64 दवा और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं।
वहीं आयुष विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के सभी मरीजों को एलोपैथी अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। यहाँ एलोपैथी के डॉक्टर आयुष दवाओं को मरीजों को देने से परहेज रख रहे हैं। यही कारण है कि अच्छे प्रोटोकॉल तय होने के बाद भी इनका लाभ सभी मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनका लाभ सभी मरीजों को मिले, इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील एरिया में रहने वाले लोगों को संक्रमण से बचने के लिए रोजाना अश्वगंधा का 1 से 3 ग्राम पाउडर या 500 mg एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी या दूध के साथ प्रतिदिन 10 ग्राम च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिए। कोरोना के लक्षण विहीन ऐसे मरीजों के लिए आयुष 64 नाम की दवा दिए जाने की भी सलाह दी गई है। आयुष मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, आयुष 64 दवाखाने से कोरोना दूर रखने में मिलेगी मदद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए आयुष दवाओं का नया प्रोटोकॉल जारी किया। नए प्रोटोकॉल में उन विशेष दवाओं के नामों की जानकारी भी दी गई है जिन्हें कोरोना मरीजों को देने से उन्हें लाभ मिलता है। इनमें आयुष 64 को सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है। नई गाइडलाइंस में पहली बार कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है। ऐसे लोगों के लिए भी आयुष 64 दवा और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आयुष विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के सभी मरीजों को एलोपैथी अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। यहाँ एलोपैथी के डॉक्टर आयुष दवाओं को मरीजों को देने से परहेज रख रहे हैं। यही कारण है कि अच्छे प्रोटोकॉल तय होने के बाद भी इनका लाभ सभी मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनका लाभ सभी मरीजों को मिले, इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील एरिया में रहने वाले लोगों को संक्रमण से बचने के लिए रोजाना अश्वगंधा का 1 से 3 ग्राम पाउडर या 500 mg एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी या दूध के साथ प्रतिदिन 10 ग्राम च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिए। कोरोना के लक्षण विहीन ऐसे मरीजों के लिए आयुष 64 नाम की दवा दिए जाने की भी सलाह दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।